across a conductor if the potential difference is increases। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं देन द करंट थ्रू द कंडक्टर will also increases। यहां से ये लिख सकते हैं कि जब कभी भी कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इंक्रीज करेंगे तो उस कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से इंक्रीज करता है, लीनियरली इंक्रीज करता है। ठीक है, ऐसा कुछ जैसे ये वोल्टेज है और ये करंट है। ठीक है, ये लीनियरली। जैसे एक बात बताऊं, इसका अगर इक्वेशन देखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे ना उतना ही ज्यादा करंट भी इंक्रीज होगा कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे कि हम लोगों ने कंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज अप्लाई कर रखा है। ठीक है, अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उस कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब थोड़ा और सोचे, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, अगर मैं इसको और आगे बढ़ूं इसमें तो V इज इक्वल्स टू I, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये R, इसका नाम होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब किसी कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली अपना करंट का वैल्यू भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ना, ये होता है कांस्टेंट। सिंपल ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो कांस्टेंट है ये इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करता। मतलब सिंपल ये मैं लिख रहा हूं कि फॉर ए गिवन कंडक्टर द वैल्यू ऑफ resistance is constant। ठीक है, मतलब नेवर चेंजेस। ठीक है, जब तक हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अगर कोई एक फिक्स कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के क्रॉस तुम वोल्टेज को चेंज करोगे तो करंट में चेंज होगा। ऐसा ये बिल्कुल नहीं सोचना कि रेजिस्टेंस भी चेंज करेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज एक्चुअली होता क्या है, यहां से अगर देखें तो रेजिस्टेंस V अपॉन I का रेशियो। ठीक है, अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे ना तो करंट, जो कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट है वो भी इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा कुछ इस तरह से कि रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा और देखें तो ये जो स्लोप होगा ना, ये स्लोप ये देता है R के बराबर। ठीक है, स्लोप अगर इसका फाइंड करें तो स्लोप की बात करें तो स्लोप होता है tan थीटा, और ये होता है P अपॉन B, और P बोले तो V और B बोले तो I, और V अपॉन I वो R के बराबर है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर ओम्स लॉ में देखें थोड़ा सा तो ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसे हम लोग ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो ग्राफ मिला अपना स्ट्रेट लाइन मिला। ठीक है, और हमेशा इसका जो स्लोप की बात करें तो हमेशा वो स्लोप रेजिस्टेंस देता है, और स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं करता। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि किसी भी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स होता है, और सिर्फ मतलब वोल्टेज बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ करंट का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ध्यान रखने वाली। ठीक है, अब ये था ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, ये हो गया मेन ओम्स लॉ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अब जैसे बात करें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी हम लोग बात किए थे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इसे हम लोग लिखते हैं R से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस
वैसा प्रॉपर्टी है मटेरियल का या फिर कंडक्टर का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वो ऐसा प्रॉपर्टी है, सिंपल मैं ये लिख रहा हूं, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, it is the obstruction to the flow of current through a substance, ठीक है। मतलब किसी भी सब्सटेंस के क्रॉस अगर करंट फ्लो होने में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है ना, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। कुछ रुकावट अगर आ रहा है, करंट को फ्लो होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसी प्रॉब्लम को हम लोग बोल देते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू ए सब्सटेंस, ठीक है। अब किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी ये बात मैं बोलना चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस के बारे में, कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंसेस डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला ये है कि अगर किसी भी कंडक्टर का, सपोज करो, इफ द लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर is increased then its resistance will also increases। पहला कॉन्सेप्ट कि जब किसी कंडक्टर का लेंथ को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, जब किसी कंडक्टर का लेंथ को इंक्रीज करेंगे ना, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाए, ठीक है। मतलब सिंपल ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। अब ये तो पॉइंट नंबर 1 था कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर ये हो गया, लेंथ की बात करते हैं, पहला फैक्टर। तो पहला फैक्टर में ये बोला जाता है कि जब कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज करेंगे तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, ठीक है। कुछ ये रिलेशन को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब आगे की बात करें तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि रेजिस्टेंस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे ये सपोज करो ये कंडक्टर है, तो ये कट करने पे जो ये साइड वाला जो एरिया मिलेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो मैं ये लिख रहा हूं कि इफ द कंडक्टर if the area of cross section of the conductor is increased then the resistances will decreases। मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब ये जो एरिया है ना अपना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो जब कभी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। और ये जो एरिया है ना, ये सिंपल याद रखने की बात है, ये एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब आगे की बात करें तो इसमें एक और बात मिलेगी, हम लोगों को कुछ पता चलेगा कि सर ये इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं, ठीक है। सर अगर लेंथ को इंक्रीज करते हैं, यहां से कुछ बातें को समझना, अगर किसी कंडक्टर का लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा,
ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर का ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एनी कंडक्टर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन decreases. Area of cross section decreases, hence there will be increase in its resistance. There will be increase in its resistance. मतलब जब कभी भी किसी कंडक्टर का लेंथ को इंक्रीज करेंगे, जब कभी भी किसी कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा और फाइनली उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और यहां से मैं इक्वेशन नंबर 1 जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बात किया था इक्वेशन नंबर 1 की, और अगले स्लाइड में है इक्वेशन नंबर 2, तो अब दोनों को कंबाइन करने पे एक नया इक्वेशन मिलेगा। ऑन combining first and second, we get R is directly proportional to L by A, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट आता है, इसको हम लोग बोलते हैं रो L by A, और ये जो रो है ना ये कांस्टेंट है, इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। इसका नाम होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, सिंपल उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन बस ये फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और उसके एरिया क्रॉस सेक्शनल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा और सोचे तो रेजिस्टिविटी की बात करें, पहले रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं फिर रेजिस्टिविटी पे आएंगे। ठीक है, अब ये फाइनली रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है ओम, और इसे लिखते हैं सिंबल उसका कुछ ये होता है। ठीक है, ये हो गया अपना यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी का, कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी समझने से